हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग से एक टॉपिक की, जो कि ना सिर्फ नीट एस्पायरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए भी, जो कि लाइफ साइंस सब्जेक्ट से कंपीट करने वाले हैं। ये टॉपिक है ट्रांसपोजोन्स और जंपिंग जीन। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे ही जीनोम में कुछ एक ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो कि अपनी जगह से हटकर, ओरिजिनल जगह से हटकर ये किसी और जगह भी पहुंच सकते हैं विद इन द सेम जीनोम। तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना? थोड़ा सा सरप्राइजिंगली साउंड कर रहा है ना? जी हाँ, लेकिन ऐसा होता है, एंड ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोजोन्स और जंपिंग जीन। यहां देखिए, ये एक आपका छोटा सा पार्ट है डीएनए सीक्वेंसेस का, जहां पे ये जीन्स हैं, और इन्हीं के बीच में ये ट्रांसपोजोन आ जाता है। ठीक है, इट गेट इंसर्टेड इन बिटवीन जी, बी एंड सी, एंड ड्यूरिंग द इवोल्यूशन और विद द टाइम ये अपनी पोजीशन यहां की जगह इन दोनों जीन के बीच में आके इंसर्ट कर सकता है। दैट मींस इट कैन चेंज इजीली इट्स प्लेस, ओरिजिनल प्लेस, एंड गेट इंसर्टेड टू अ न्यू प्लेस। दैट्स व्हाई इन्हें जंपिंग जीन भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी की थी बारबरा मैकलिंटॉक ने, जब वो स्टडी कर रही थी मेज की क्रोमोसोम को पे स्टडी कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि मेज के जो कर्नल, जो उनका कलर ना चेंज दिखा, उन्हें अनयूजुअल दिखा। तो उन्होंने जब और इसकी डीप में स्टडी करी तो क्रोमोसोमल लेवल पर उन्हें पता चला कि ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ दीज जीन्स, दीज जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोजोन्स। बाद में उन्हें अपने इस डिस्कवरी के लिए, शुरू में तो खैर किसी ने नहीं माना, क्योंकि अक्सर उस टाइम पे नहीं मानते थे कि अरे ऐसे थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन बाद में माना और 1983 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कि ये जंपिंग जीन जंप कैसे करते हैं सेम जीनोम में। जंपिंग जीन दो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं फॉर चेंजिंग देयर ओरिजिनल पोजीशन, एंड दीज टू मैकेनिज्म इन्वॉल्व DNA transposition and retrotransposition. In DNA transposition, DNA moves as DNA, मतलब उसको अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी, मैं ऐसे के ऐसे ही यहां से यहां पहुंचूंगा। ठीक है, मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करने। बट इन केस ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजिशन, थोड़ा सुनने में ही समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं आरएनए का इन्वॉल्वमेंट होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू ही होता है रेट्रो ट्रांसपोजिशन। डिटेल में बात करते हैं कि कैसे डीएनए ट्रांसपोजिशन हो पाता है। सो डीएनए ट्रांसपोजिशन भी दो तरीके से होता है। नंबर 1 कट एंड पेस्ट, नंबर 2 कॉपी एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट में क्या हो रहा है कि जो आपका ट्रांसपोजोन था, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे था, उसको वहीं से कट किया जाता है और एक नई लोकेशन पे लाके रख दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से कंजर्वेटिव भी कहलाता है ये वाला तरीका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नया नहीं पैदा हुआ। ठीक है, उसी को यूज कर रहे हैं, उसी धर्रे पे चल रहे हैं, तो कंजर्वेटिव है। ठीक है, ट्रांसपोजोन कट आउट किया एंड टारगेट डीएनए में इंसर्ट कर दिया, ओरिजिनल कॉपी ही मूव करी है। जबकि कॉपी एंड पेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेप्लिकेटिव। वाई? कॉपी से ही पता चल रहा है, क्योंकि सुनने में, क्योंकि एक और कॉपी बनाई जा रही है। ठीक है, एक और कॉपी बनाई गई है। दैट मींस डोनर डीएनए में जब ये ट्रांसपोजोन है, इसकी एक और एज इट इज कॉपी बना दो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन। अब इस कॉपी को, ये नई कॉपी जो बन गई है, उसको टारगेट डीएनए में इंसर्ट कर दो। तो अब यहाँ पे क्या है, दो चीजें हमारे सामने आ गई हैं। एक तो ये कि ओरिजिनल ट्रांसपोजोन भी है और नया वाला भी है, एंड दे बोथ आर प्रेजेंट। That's why it is a replicative type. Next हम बात करते हैं अब रेट्रो ट्रांसपोजिशन में क्या होता है। ट्रांसपोजिशन में देखिए, रेट्रो ट्रांसपोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द डीएनए ट्रांसपोजिशन कंप्लीटली, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए सीक्वेंस से आरएनए बन रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस आरएनए मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसका फिर से एक डीएनए कॉपी बनाया जाता है और ये डीएनए कॉपी अब टारगेट जीन में जाके इंसर्ट करती है। ठीक है, टारगेट डीएनए सीक्वेंस में, एंड इन दिस वे वी कैन से
that yes, the original as well as the new one both are present in reverse transcription and this takes place with the help of one RNA intermediate. अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ट्रांसपोजोम का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो स्ट्रक्चर में ना होते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स, one or more than one gene responsible for the synthesis of some important protein. Ultimately we have transposase gene. Transposase gene are the gene that makes transposase enzyme जो कि पहचानते हैं इन IR सीक्वेंस को, इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेस को, कि अब ओके यहाँ तक ये ट्रांसपोजोन है और यही मुझे इसको कट करना है सो दैट आगे ये डीएनए सीक्वेंस ट्रांसपोजोन पहुंच पाए. अच्छा, इन्वर्टेड रिपीट की एक बड़ी अच्छी खासियत होती है, वो क्या होती है? दे आर आइडेंटिकल और नियरली आइडेंटिकल एट बोथ द साइड. ठीक है, और ये मिरर इमेज भी होते हैं. देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे बनाया है कि यहाँ पे ये सीक्वेंस ATGCTA, इसका एग्जैक्टली अपोजिट में देखेंगे तो ये आपको एक मिरर इमेज जैसा ही देखने को मिलेगा. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांसपोजेज ना इसी पैटर्न को समझ पाता है. मतलब ऐसा नहीं कि यही सब में होता है, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दिस रिटन वन, बट एक समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ लिखा है. ठीक है, बट हाँ ये होते हैं आइडेंटिकल और नियरली आइडेंटिकल एंड दे आर मिरर इमेज फॉर ईच अदर. ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है हर ट्रांसपोजोन का कि ओके इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे, जीन होंगे और ट्रांसपोजेज होंगे? तो प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल ये एक थंब रूल नहीं है कि हाँ ऐसा का ऐसा ही होगा, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है. थोड़ा वेरिएशन होता है, तो उसी वेरिएशन के बेसिस पे आगे हम पढ़ने वाले हैं. और इसी के टाइप्स, इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट. इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट आर द मोस्ट सिंपलेस्ट वन. They have only IR, ठीक है, inverted repeats, and in between the IR they have transposase gene. That means the gene that ultimately express what? Transposase, which ultimately move this transposome from one place to another place. Okay? तो ये बड़ा सिंपल सा एक इसका फंडा होता है, इससे ज्यादा कुछ मुंह माया नहीं. ये कुछ इस तरीके से समझिए, एक इस तरह का सोलो ट्रैवलर है जो कि अपना बैग पैक उठाया, ठीक है, बैग पैक उठा के अपना चल देता है. ठीक है, बाकी और इसे कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस इसका डेस्टिनेशन मालूम है, इसको बाकी सारी जर्नी मालूम है अपनी, और ये चल देता है. कुछ इस तरह का होता है. लेकिन यही IS एलिमेंट, इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट, अगर किसी इंपॉर्टेंट जीन को भी साथ में ले कि चल भाई तू चलेगा इस बार मेरे साथ, तो क्या होगा? तो होगा कंपोजिट ट्रांसपोजोन. जी हाँ, कंपोजिट ट्रांसपोजोन में इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट जो होते हैं, दे फ्लैंक द इंपॉर्टेंट जीन फॉर द सेल एंड दे एक्ट लाइक इन द सेम वे, जैसे कि कोई दो हेल्पर हैं, उन्होंने एक कार्गो उठाया और चल दिए. ठीक है, कार्गो आपका यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट जीन है, और वो चल देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. तो दिस इज हाउ द IS एलिमेंट आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट जीन इन केस ऑफ कंपोजिट ट्रांसपोजोन. तो क्या IS एलिमेंट के बिना यहाँ से वहां ट्रांसपोजोन मूव नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बात को पूर्णतः सत्य साबित करता है नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन. क्यों? क्योंकि उनके पास खुद एक प्यारी सी मशीनरी है ट्रांसपोजेज जीन के तौर पे, है ना? क्योंकि ये क्या करेंगे? ट्रांसपोजेज एंजाइम बनाएंगे जो कि अल्टीमेटली इस प्यारे से जीन को यहाँ से वहां ले जाने में मदद करेंगे. और यही नहीं, कई ऐसे ट्रांसपोजोन्स होते हैं जिनमें की और एक एडिशनल प्रोटीन बनाने के लिए जीन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिजोल्वेज एक एंजाइम है. तो बच्चों, अब दिमाग में क्वेश्चन यह आना चाहिए कि रिजोल्वेज की जरूरत क्या है? वी हैव IR, द इन्वर्टेड रिपीट्स, जिसको कि पहचानेगा ट्रांसपोजेज एंजाइम, और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जीन भी है जो कि फर्दर है, जिसको ट्रांसपोजोन इधर से उधर ले जाएगा. तो रिजोल्वेज की जरूरत क्या है? रिजोल्वेज की जरूरत हर ट्रांसपोजोन को नहीं होती है, लेकिन हाँ
उन ट्रांसपोजोन्स को जरूरत जरूर होगी इसकी जो कि रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स है, जहां पे कि रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन हो रहा हो और एक टेम्पररी सा फ्यूज्ड कोइंटीग्रेट बन रहा होता है। सो क्विकली समझते हैं रिजॉल्वेज और ये कोइंटीग्रेट क्या मैंने अभी आपको बोला। देखिए यहाँ पे हमारा डोनर डीएनए है, इसके पास ये ट्रांसपोजोन है, ठीक है, इसको जाना है इस टारगेट डीएनए, ठीक है। अब रेप्लिकेटिव में मैंने आपको क्या समझाया था, रेप्लिकेटिव में कॉपी एंड पेस्ट हो रहा था, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्रांसपोजोन रेप्लिकेट होगा, ठीक है, और अब इसको जब इसमें जाना होगा तो एक टेम्पररी सा क्षणिक इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि कहलाता है कोइंटीग्रेट, और ये बनता है डोनर और टारगेट डीएनए के फ्यूजन की वजह से। ऑल्दो इट इज नॉट परमानेंट, बिकॉज परमानेंट रह भी जाता, लेकिन हमारे पास है रिजॉल्वेज एंजाइम जो कि इस स्थिति को रिजॉल्व करता है, ठीक है। इनको कहता है हटो, अलग अलग अपना चलो काम करो, और हमारे पास अगेन सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स we have two copies of transposon in the donor as well as in the target DNA. So this is the role of resolvase enzyme over here. और ये केवल और केवल replicative transposons में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, अब तक हमने बात करी डीएनए ट्रांसपोजोन्स की जो कि मेनली प्रोकैरियोट्स के जीनोम में देखने को मिलते हैं और यूकैरियोट्स में भी, बट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स ना दे डू नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में ही दे मेनली पाए जाते हैं। और इनका बेसिक मैकेनिज्म वही है कि ये पहले एक आरएनए molecule बनेगा and that RNA molecule with the help of reverse transcriptase it makes DNA again and this new DNA molecule get inserted into the target region of the DNA। इतनी कहानी होती है, ठीक है। अब इनके दो मेजर टाइप देखे जाते हैं, लॉन्ग इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट एंड शॉर्ट इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट। लॉन्ग वाले में क्या होता है, दे आर ऑटोनोमस टाइप। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज दे हैव द जीन जो कि इनके मूवमेंट को करा पाए, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के लिए इनके पास जीन होता है जो कि अल्टीमेटली इनका मैकेनिज्म फुलफिल कराता है और इनका मूवमेंट हो पाता है, मतलब कि है ना। वहीं यहाँ शॉर्ट में शॉर्टेज हो जाती है, मतलब इनके पास ऐसे जीन नहीं होते, इसलिए दे आर डिपेंडेंट ऑन द लॉन्ग इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट। So this is all about the transposon। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन कुछ इस तरह से है। अभी तक हमने पढ़े डीएनए ट्रांसपोजोन और रेट्रो ट्रांसपोजोन। डीएनए में हमने पढ़े थे, एक थे कट एंड पेस्ट और दूसरा था कॉपी एंड पेस्ट, कंजर्वेटिव रेप्लिकेटिव। कंजर्वेटिव यानी कि कट एंड पेस्ट वालों को मूव हो रहे थे एज डीएनए, इनको इन्वर्टेड रिपीट की जरूरत थी। एंजाइम जो इनके पास था जो कि पूरे ट्रांसपोजोन को मूव कर रहा था वो था ट्रांसपोजेज। एग्जाम्पल है आईएस एलिमेंट। नेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट वाले में दे आल्सो मूव एज अ डीएनए एंड दे डू नीड आईआर। ऑफ कोर्स दे हैव ट्रांसपोजेज एज वेल एज रिजॉल्वेज। रिजॉल्वेज पढ़ा है ना अभी हमने कोइंटीग्रेट वाले उसमें, है ना, तो वहां भी जरूरत होती है। और इसका एग्जाम्पल है TN3। TN3 एक बड़ा ही ब्रॉड सा एक रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन होता है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड के लिए। नेक्स्ट इज रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में लॉन्ग इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट एंड शॉर्ट इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट। यहाँ ये मूव होते हैं आरएनए से पहले डीएनए बनता है, मतलब डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू डीएनए अगेन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये यहाँ पे ना इनको यूजुअली दोनों को ही आईआर की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनके पास होता है एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्लस एंडोन्यूक्लियस। यहाँ नहीं होता, शॉर्ट वालों के पास शॉर्टेज होती है तो इनके पास नहीं होता, बट दे यूज लाइंस प्रोटीन। इनकी प्रोटीन को यूज करके ये अपना काम चला लेते हैं। सो ये तो हुई इन सारे
एक क्विक रिवीजन की बात जो हमने आज पूरे लेक्चर में हमने बात की है। अब चलते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। सो प्लीज आंसर जरूर कीजिएगा। तो हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा आज के इस लेक्चर के मैं नोट्स अपलोड करने वाली हूँ अपने एक टेलीग्राम चैनल पे। जी हाँ, वहाँ आपको इन टॉपिक से रिलेटेड अब नोट्स मिलते रहेंगे पीडीएफ फॉर्म में, और प्लीज स्टे कनेक्टेड सो दैट आप कुछ भी मिस ना करें। बाकी आगे की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इसी तरह से मैं लाती रहूंगी। आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ।